हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने फ्रंट पेज की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें, देश विदेश की कुछ खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और इसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो निश्चित ही यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी एक तरह से पहली जो फ्रंट पेज की खबर है, जो बिजली कर्मी निरंतर एक तरह से जो हड़ताल पर गए हुए हैं, तो सरकार का जो नज़रिया है उनके प्रति एक तरह से सख्त नज़र आ रहा है और नेता जो है उनके एक तरह से भूमिगत नज़र आ रहे हैं और कई दौर की वार्ता भी विफल होती जा रही है। तो ऊर्जा मंत्री ने इस पर कहा है कि काम कर रहे कर्मचारियों से भद्रता करने वालों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से इस प्रकार की जो बात कही गई है। वहीं उपकेंद्रों पर एक तरह से पुलिस तैनात कर दी गई है और बिजली कर्मी गायब मिले हैं। तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के साथ ही कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद बिजली कर्मी बृहस्पतिवार रात 10 बजे से हड़ताल पर चले गए हैं। तो इस प्रकार से अगली जो हमारी खबर है वह है, संसद लगातार चौथे दिन ठप रही है और राहुल अडानी पर एक तरह से तकरार बरकरार है और भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस नेता अब सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए बाध्य हैं। एक तरह से तो इसके पलट में एक तरह से राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में पक्ष रखना चाहता हूं, मगर मौका मिलेगा क्या। और वहीं इसके पलट में एक तरह से राहुल का अहंकार देश से बड़ा नहीं है, अपमान करना आदत है उनकी। तो यह हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है, जो कि एक तरह से भाजपा के एक तरह से जो नेता है उन्होंने यह बात रखी है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं, हमारी जो अगली खबर है वह उसकी तरफ। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त जो हुआ है उसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की यह घटना है। चीनी सीमा के पास यह जो हेलीकॉप्टर है जिसका नाम चीता है, तो जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल बीबी रेड्डी और मेजर जयंत की एक तरह से मृत्यु हो गई है। तो हादसे के बाद चीता हेलीकॉप्टर का मलबा भी जो दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं, शहीद डिप्टी जेलर के परिजनों को 9 साल में मुआवजे का इंतजार। एक तरह से जो ये खबर है हमारी फ्रंट पेज की, ऐसे हालात में जेलों में बंद कुख्यात से कैसे मोर्चा ले अफसर। और जेल मैनुअल में शहीदों के लिए अनुग्रह राशि की व्यवस्था नहीं है और जेल मैनुअल में जो अनुग्रह राशि देने का प्रावधान नहीं है। त्यागी के परिजन मुझसे कुछ दिन पहले मिले थे और इस संबंध में जल्द मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। जेल कर्मियों को भी बाकी पुलिसकर्मियों की तरह अनुग्रह राशि दी जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसके बाद हम चलते हैं, जो एक नई खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है। खतौली के जो चंद्रमोहन शर्मा है उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो एक तरह से 25,000 रुपये जिसमें कि मिलेंगे उन्हें और 3 साल का सेवा विस्तार भी प्रशस्ति पत्र के रूप में उन्हें एक तरह से मिलने जा रहा है। वहीं हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसकी तरफ। हमारी जो नेक्स्ट खबर है अंतर्राष्ट्रीय खबर में भारतीय अमेरिकी संबंधों के लिए गारसेटी की नियुक्ति अहम की गई है एक तरह से। और अमेरिकी कारोबार जगत ने भारत में जो राजदूत की नियुक्ति का एक तरह से स्वागत किया है। और भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी एक तरह से एरिक गारसेटी और की राजदूत के रूप में हुई नियुक्ति से व्यापार जगत में उत्साह है और सीनेट ने करीब 2 वर्ष से खाली इस पद पर गारसेटी की नियुक्ति की पुष्टि कर दी है, जिसे अमेरिकी व्यापार जगत के नेतृत्व
नेतृत्वकर्ताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की मदद के लिए अहम बताया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। नेतन्याहू ने समझौते की पेशकश को ठुकराया है और इसराइल में संकट गहराता नजर आ रहा है। तो एक तरह से इसराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की एक तरह से उनकी योजनाओं को लेकर जारी गतिरोध को हल करने के मकसद से दिए गए एक समझौते प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने टीवी पर प्रसारित संबोधन में नेतन्याहू को समझौते की पेशकश की थी। और नेतन्याहू ने कहा है कि दुर्भाग्य से राष्ट्रपति ने समझौते में जो प्रस्ताव रखे हैं उन पर गठबंधन सहयोगी सहमत नहीं है। वहीं इसके बाद एक तरह से जो हमारी खबर निकल कर आ रही है, तो जो खबर निकल कर आ रही है G20 को एक तरह से देश की जनता तक ले जा रहे हैं, जिसमें जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज ने बृहस्पतिवार को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि G20 की अध्यक्षता करने वाला भारत 140 करोड़ भारतीयों की ताकत का प्रतिबिंब है और हम इसे लोगों का G20 बना रहे हैं। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो खेल जगत की खबर है उसकी तरफ। तो विश्व मुक्केबाजी में एक तरह से पहले दिन चैंपियन निकत का जीत से आगाज़ किया है निकत ने, और साक्षी नुपुर और प्रीति ने भी पहले दौर में आसान जीत हासिल की है। तो निकत ने कहा है कि अच्छा ड्रॉ मिला है और विश्व चैंपियन होने के बावजूद निकत जरीन को अपने घर में हो रही विश्व चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग महामंच से एक तरह से कोई वरीयता नहीं दी है और उन्हें पहले दौर में बाई भी नहीं मिली है। लेकिन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की इस विजेता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया पर 16 साल से जीत का इंतजार जो भारत की तरफ से किया जा रहा है, तो जिसमें कि एक तरह से 567 रन बनाए हैं इस साल खेले गए 6 वनडे में शुभम गिल ने, और शानदार ले में है ओपनर शुभम गिल। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार से यहाँ शुरू होने वाली 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नेतृत्व क्षमता और भारत की विश्व कप की तैयारियां भारतीय टीम के फोकस पर रहेगी। इस प्रकार हमारी जो नेक्स्ट जो खबर है वह है पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी को हराकर एक तरह से त्रिशा गायत्री जीती हैं। और बैडमिंटन में यह खिलाड़ी एक तरह से भारतीय खिलाड़ी त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो कारोबार जगत की खबर है उसकी तरफ। अनिश्चित समय में सुरक्षा का मार्जिन बनाए रखने की जरूरत नागेश्वरन ने बताई है और CEA ने कहा है कि अमेरिका में हाल के घटनाक्रमों ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ाई है और 6% की धीमी रफ्तार से जिसमें GDP अभी बढ़ने वाली है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी एक तरह से अनंत नागेश्वरन ने बृहस्पतिवार को कहा है कि अमेरिका में हाल के घटनाक्रमों के बाद वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है और सरकारों, व्यवसायों व व्यक्तियों को राजकोषीय, कॉरपोरेट और बचत खाता योजना में सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर कारोबार जगत की तरफ से आ रही है वह है 54 अरब डॉलर कर्ज के बाद भी टला नहीं है क्रेडिट स्विस संकट। एक तरह से अमेरिका के 2 बड़े बैंकों के डूबने के बाद अब यूरोप में भी बैंकिंग संकट गहराने लगा है। यूरोप के सबसे बड़े निवेश बैंकों में शामिल क्रेडिट स्विस की वित्तीय स्थिति गंभीर है। इस बीच 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लेमन ब्रदर्स के डूबने की सफल भविष्यवाणी करने वाले रॉबर्ट कियोसाकी ने दावा किया है कि 54 अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बाद भी 167 साल पुराने क्रेडिट स्विस को
लेकर खतरा अभी टला नहीं है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो देश विदेश की खबर है उसकी तरफ। तो हिमालय में बनी चक्रवाती परिस्थितियों से बेमौसम बारिश की जद में देश आ गया है। और वहीं अनिश्चित बारिश जो तेज हवा और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हो रहा है, तो इस पर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। वहीं ठाकरे सरकार को फिर कैसे बहाल कर शक्ति परीक्षण से पहले दे दिया है इस्तीफा। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल कैसे कर सकता है, जब सीएम ने शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इसके बाद हम चलते हैं, गूगल ने ग्राहकों के डाटा पर एक अधिकार कर लिया है और जिससे कि वह मोटी कमाई कर रहा है। तो इस प्रकार से गूगल पर 1337 करोड़ का जुर्माना लगाने वाली सीसीआई ने कहा है कि गूगल पर आरोप लगाया गया है कि यूजर्स के डिजिटल डाटा पर उसने किसी किले की तरह अपना एक अधिकार हासिल किया हुआ है। उसके तहत काम कर रहे विभिन्न मोबाइल ऐप्स इस किले के चारों ओर सुरक्षा खाई की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किले और खाई की यह नीति तो इस प्रकार से किले और खाई की यह नीति न केवल डाटा पर उसका एक अधिकार बनाए रखती है, बल्कि वह इसके जरिए मोटी कमाई भी कर रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। ओमिक्रॉन का XBP एक तरह से 1.5 उप स्वरूप अत्यधिक संक्रामक है, तो इससे निश्चित ही बचने की ज़रूरत है। और देश में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 754 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं स्पाइक प्रोटीन में नया म्यूटेशन आया है। तो जापान के शोधार्थियों ने अध्ययन में सामने आई स्थिति को एक तरह से दर्शाया है। वहीं रूसी हैकर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट को निशाना बनाने का प्रयास किया है और क्लाउड SEK की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। अमेरिका और जापान पर भी एक तरह से साइबर हमला किया जा चुका है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारे जो एड्रेनल एनालिसिस है उसकी तरफ। तो किस प्रकार से हम जानते ही हैं कि संसद जो सत्र है वो निरंतर ठप बना हुआ है और कार्यवाही नहीं, उसमें गतिशीलता नहीं आ रही है। तो यह गतिरोध किस प्रकार से टूट सकता है, तो इस पर एक एनालिसिस लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि संसद के बजट के सत्र के दूसरे हिस्से के 4 दिन हंगामे और शोर शराबे की भेंट चढ़ गए हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को देखते हुए इसके जल्दी सुचारू रूप से चलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, और जो कि सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर दिए गए बयानों को लेकर हमलावर है और उनसे माफ़ी की मांग कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मद्देनज़र अडानी समूह के कामकाज को लेकर संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। और संसद में यह कोई अप्रत्याशित स्थिति नहीं है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिले, लेकिन मौजूदा हालात में यह साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच विश्वास की भारी कमी है, जिससे गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। यह सचमुच चिंता की बात है, क्योंकि बजट सत्र के इस हिस्से में अनुदान मांगों पर चर्चा होने के साथ ही वित्त विधेयक को पारित भी किया जाना है। यही नहीं, अभी राज्यसभा में 26 विधेयक और लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें से कुछ अहम विधेयकों को इस सत्र में पारित किया जाना है। लेकिन संसद और उसके बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीतियों को देखते हुए लगता है कि वे अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। दरअसल यह भी एक तरह से सच है कि अगले आम चुनाव को अब साल भर भी नहीं रह गए हैं और आगामी कुछ महीनों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। और यह स्थिति नहीं दिखाती है कि संसद को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने चुनावी अभियान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछले साल बजट एक तरह से जो सत्र है उसमें अत्यंत उत्पादक साबित हुआ था, जब लोकसभा में 129% काम हुआ था और राज्यसभा में 99%।
यह सत्र 6 अप्रैल तक चलना है। बेशक विपक्ष के बिना संसद की कार्यवाही नहीं चल सकती है, लेकिन इसे चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। लिहाजा सरकार के प्रबंधकों को जितनी जल्दी हो सके इस गतिरोध को तोड़ने की पहल करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट एनालिसिस है पाकिस्तान के लिए आपदा साबित जो किस प्रकार से इमरान खान हुए हैं और किस प्रकार से उन पर संकट गहराता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने एक लेख का शीर्षक देखा जिसमें लिखा था, हमें अमेरिका मैक्सिको सीमा पर संकट का हल ढूंढने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और अचानक मैंने सोचा क्या होगा अगर यहाँ अमेरिका और मैक्सिको की जगह भारत और पाकिस्तान को रख दिया जाए। क्या हमें भी दोनों देशों के बीच इस युद्ध नहीं वाले परिदृश्यों को नया नियम मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और उस संकट को हल करने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए जिसका हम दशकों से सामना कर रहे हैं। खैर इस विषय भी पर फिर कभी लिखूंगी, लेकिन पाकिस्तान में हर कोई जो भारत पाकिस्तान रिश्तों पर नज़र रखती है और सरकार में शामिल इस बात से हैरान है कि क्यों मोदी सरकार इस साल की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की अनदेखी कर रही है, जो सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए हालिया समझौतों से संबंधित है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत के सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ बहुत अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते हैं। मैंने इस विषय पर भारतीय मीडिया में प्रकाशित कुछ संपादकीय एक तरह से देखे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से नई दिल्ली द्वारा स्वागत या निंदा से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं थी। पाकिस्तान ने चीन की मध्यस्थता में हुए समझौते का स्वागत किया है क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच जारी तनाव पाकिस्तान की धरती पर शिया और सुन्नी के बीच संघर्ष में एक तरह से दिखा है, जहां ये दोनों अलग अलग देश गुटों का समर्थन एक तीसरे देश की धरती पर लड़े हैं और शिया समुदाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन पर चरमपंथियों और यहाँ तक कि जिहादियों विशेष रूप से बलूचिस्तान में हजराजात समुदाय द्वारा हमला किया जाता है, जहाँ सामूहिक हत्याएं हुई हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति और बेहतर द्विपक्षीय संबंधों का असर तुरंत पाकिस्तान पर दिखेगा, जहाँ उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तानी समूहों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ हमले बंद हो जाएंगे। लेकिन अमर उजाला के पाठकों को पिछले 2 दिनों में से पाकिस्तान में हो रहे घटनाक्रमों से में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, जहां पड़ोसी मुल्क की प्रांतीय राजधानी लाहौर के पास और सुरुचिपूर्ण इलाके में युद्ध जैसा माहौल दिखता है, जहां से कुछ बहुत ही खूबसूरत दृश्य सामने आ रहे हैं। इस बीच बाकी लाहौर हमेशा की तरह शांत और सामान्य है, यहाँ तक कि पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट मैच भी लाहौर के किसी अन्य हिस्से में बड़ी भीड़ खींच रहा है। लाहौर के जमान पार्क इलाके में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान का घर है, जो कई दशक पहले उन्हें अपने भाई बहनों के साथ पिता से विरासत में मिला था। यह उच्च मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार का बहुत ही सामान्य घर था, लेकिन जब इमरान खान मुल्क के प्रधानमंत्री बने तो उनकी तीसरी बीवी बेगम बुशरा ने घर के भीतरी और बाहरी हिस्से में इतनी मरम्मत कराई कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह वही पुराना मामूली बंगला है। अब इसका डिज़ाइन ज़्यादा आलीशान है और भीतरी कमरे शाही महल जैसे दिखते हैं। निस्संदेह उन पर बड़ी रकम खर्च की गई है। इन दिनों यह इलाका इसलिए युद्ध क्षेत्र बना हुआ है क्योंकि इमरान खान के कानून के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। उन्हें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट द्वारा तलब किया गया है, लेकिन वह बहाना बनाते हैं और अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं होते हैं। आखिरकार अदालतों को इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी वारंट के साथ भेजना पड़ा, लेकिन इमरान खान इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने पीटीआई के अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर लोगों एक तरह से हम कह सकते हैं कि से आह्वान किया और देखते देखते डंडों, लाठियों और गुलेल और पत्थरों से लैस हजारों समर्थक पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मैंने जिस तरह से इन समर्थकों को पुलिस और रेंजरों के साथ संघर्ष करते हुए देखा है, यह साफ था कि ये सामान्य समर्थक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो गुरिल्ला युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। वे नकाबपोश थे और उन्होंने पुलिस के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। उनके पास पेट्रोल बम थे और उन्होंने सरकारी एवं निजी वाहनों को नष्ट कर दिया।
यहाँ तक कि जिन वाहनों में पुलिस और रेंजर्स बैठे थे उन्होंने उस पर भी पेट्रोल बम फेंके, जिसके चलते उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। गनीमत रही कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए किसी तरह की हवाई फायरिंग नहीं हुई। वास्तव में राज्य पुलिस तंत्र की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब पता चला है कि बल्टिस्तान की पुलिस इमरान खान के समर्थकों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अवैध रूप से लाहौर आई थी। गिलगिट बल्टिस्तान पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया है और अब जांच से पता ही चलेगा कि ऐसा खतरनाक कदम उठाया गया या नहीं, तथा उठाया गया तो क्यों। मगर जो सबसे ज़रूरी सवाल है वह कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर किन वजहों से इमरान खान अपने समर्थकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वह खुद छिपे हुए हैं और अन्य नेताओं की तरह अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा के उस विफल प्रयोग में निहित है जिसके तहत उन्होंने पिछले आम चुनाव में धांधली करके और इमरान खान को केंद्र में लाकर उनकी गठबंधन सरकार बनवाई थी। और इमरान खान पाकिस्तान के लिए आपदा साबित हुए क्योंकि उन्होंने दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ तनाव बढ़ाया और पाकिस्तान का शासन करने में असमर्थ रहे। उन्होंने ऋण की शर्तें स्वीकार करने के बाद अपने वादे से मुकर कर IMF के साथ भी संबंध खराब कर लिए। यही वजह है कि IMF और नई सरकार के बीच भरोसे की कमी है। सवाल है कि क्या सेना अपनी गलतियों से कुछ सीखेगी और जैसा कि वादा किया था राजनीति से दूर रहेगी। जैसे कि राजनीतिक विश्लेषक अब्बास नासिर कहते हैं, यदि हर कोई यह स्वीकार कर लेता है कि हम अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं और यथास्थिति कायम नहीं रह सकती है, तो हमें उन सभी बाधाओं को स्वीकार करना चाहिए जो हमें प्रभावित करती हैं। यदि सेना को यह याद दिलाया जाता है कि वह हम में से बाकी लोगों से अलग नहीं है, तो वह इस रवैये को छोड़कर अपने भीतर की षड्यंत्र को ख़त्म कर सकती है। तो इस प्रकार से अब हम अंत में आपसे विदा लेते हुए इस कहानी के माध्यम से क्रोध अधर्म है, जिसका शीर्षक है उत्तंक मुनि वन में रहकर एकांत साधना में लीन रहते थे। वह सभी के कल्याण की कामना किया करते थे और प्राय कहते थे कि प्रेम, करुणा और लोभ रहित व्यवहार से सभी का मन जीता जा सकता है। एक दिन उत्तंक मुनि की भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने भी श्री कृष्ण को नमन किया। बातचीत के दौरान मुनि ने पूछा, केशव, कौरव पांडव सकुशल तो हैं? श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन के दुराग्रह के कारण हाल ही में महाभारत युद्ध हुआ जिसमें सभी कौरव मारे गए। मुनि ने यह सुना तो क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारे रहते यह घोर अधर्म कैसे हो गया? निश्चय ही तुमने पांडवों से मिलकर छलपूर्वक कौरवों का विनाश किया होगा। मैं तुम्हें शाप दे सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मुनिवर, शाप देने में जल्दबाजी करके अपनी तपस्या के पुण्यों को नष्ट न करें, पहले कौरवों के अन्यायपूर्ण कृत्यों को जान लें। श्री कृष्ण ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे समझौते का प्रयास किया गया था, पर दुर्योधन के अहंकार व दुष्ट प्रवृत्ति के कारण ऐसा संभव न हो सका। तमाम बातें सुनकर वह शांत हो गए। बोले, भगवान, बिना सोचे समझे क्रोध करना भी अधर्म है। मुझे क्षणिक क्रोध के पाप से क्षमा करें। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और लौट गए। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यह कहानी का जो मर्म कहता है। तो इस एनालिसिस और इस कहानी के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में। निरंतर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद।